वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आज आपके सामने लेकर आया हूं अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन जो कि सबकी बड़ी समस्या होती है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे फ्रेंड्स के लिए भी, कि आखिर सर हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करें। कई बच्चों ने ये कमेंट में पूछा था और कई बच्चों की व्यक्तिगत समस्याएं थी। चलिए उनका सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ट्रांसलेशन कैसे बनाएं हिंदी टू इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं उसके लिए कुछ आपको सेंटेंस देता हूं और मैं ट्रांसलेशन चूंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हमें पूरे टेंसों की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से इसे आपको समझाऊंगा। पहले पार्ट 1 में ट्रांसलेशन के मैं आपके लिए कुछ सिंपल सेंटेंस दोस्तों लेकर आया हूं। तो चलिए उन सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने कुछ सिंपल से रूल रखे हैं, उन रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा। इन्हें समझते हुए हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कहता है मेरा रूल? सबसे पहले देखिए, हमारे रूल, हमारे नियम ये कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले दोस्तों हम उस सेंटेंस में ढूंढते हैं उस वाक्य का सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश बनाते समय दोस्तों सबसे पहले हम उसमें क्या ढूंढते हैं? उस वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब अगर इस सब्जेक्ट को ढूंढना है दोस्तों, तो सबसे पहले जानिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हों वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट। अब आपने इसे ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा इसे? तो इसको ढूंढने के लिए दोस्तों एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप वाक्य के सबसे अंत में देखें दोस्तों, और अंत में देखकर आप छोटा सा शब्द पूछें कौन। जैसे ही आप किसी वाक्य के अंत में देखकर ये कौन शब्द पूछेंगे दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट जहां भी छिपा होगा निकलकर बाहर चला आएगा। तो ये सबसे पहला तरीका दोस्तों हमने आपको बताया किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढकर बाहर निकालने का। तरीका नंबर 2, अब क्या करना है सर? तो तरीका नंबर 2 बड़ा ही आसान है दोस्तों। सब्जेक्ट लिखने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप सब कुछ दाहिने से बाएं की ओर लिखेंगे। दाएं से बाएं की ओर, ये आपको याद रखना है। दाएं से बाएं की ओर आप चलते चले जाइए, यही आपका सेकंड रूल है। तो दाएं से बाएं, जिसे मैं इंग्लिश में कहता हूं दोस्तों राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास 2 ही रूल है दोस्तों। सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि आपको किसी भी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। और दूसरा रूल क्या बताया दोस्तों कि आपने जो कुछ बच गया सबको दाहिने से बाएं की ओर लिख देना है। ठीक है सर, ये काम तो बड़ा आसान है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कहा नीली गाय सुंदर है। तो मेरे पास सेंटेंस क्या है दोस्तों? नीली गाय सुंदर है। ये छोटा सा सेंटेंस है। तो अगर इस सेंटेंस की हम इंग्लिश बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने कहा दोस्तों कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? तो सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीली गाय के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों किसकी इंग्लिश लिखनी है आपको? इस नीली गाय की लिखनी है। ठीक है दोस्तों, फिर जो बचा वो क्या करना है? तो फिर मैंने कहा दाएं से बाएं की ओर चले जाइए। मतलब दाहिने ओर आप देखेंगे आपके पास 2 शब्द बच रहे हैं, सुंदर और है। आप देखेंगे ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। दाहिने हाथ की ओर दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है शब्द, और इसके बाएं हाथ में क्या दिख रहा है दोस्तों? सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी सबसे पहले हमें लिखना है नीली गाय, फिर लिखना है और फिर लिखना है दोस्तों सुंदर की स्पेलिंग। अगर इतना लिख दिया तो आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। चलिए कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा दोस्तों? द ब्लू काउ। द कैसे आ गया सर? तो इसके लिए मैंने वीडियो दे रखी है, आप एक बार उस वीडियो को देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। द का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि काउ एक कॉमन नाउन है और किसी भी कॉमन नाउन के पहले द लगाते हैं। दूसरी बात, अगर किसी नाउन के पहले गुण दिया हो तो उस गुण के पहले जरूर द लगाते हैं, इसलिए यहां पर द ब्लू काउ है। तो द ब्लू काउ, फिर दोस्तों क्या लिखना था? है कि इंग्लिश? है कि इंग्लिश क्या हो गई? इज। अब क्या बचा? सुंदर। सुंदर की इंग्लिश क्या है?
ब्यूटीफुल, द ब्लू काऊ इज ब्यूटीफुल। बन गया दोस्तों, द ब्लू काऊ इज ब्यूटीफुल। क्या ये थोड़ा सा भी आपके लिए कठिन लगा? नहीं। चलिए थोड़ा सा बड़ा वाक्य लेकर चलते हैं। अब सेंटेंस हमारे पास सेकंड आ गया दोस्तों। सेंटेंस है, ये लड़के इस कमरे में थे। ये लड़के इस कमरे में थे। चलिए भाई, अब सबसे पहले सर क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हो तो अंत में देखिए और पूछिए कौन। तो अंत में देखा हमने, अंत में लिखा है कमरे में थे। कौन कमरे में था? ये लड़के। चलिए दूसरी बात, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? इन लड़कों की बात कर रहे हैं हम। तो यानी दोस्तों हमारे वाक्य में ये लड़के शब्द जो है दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम बात जिसकी करते हैं वो सब्जेक्ट होता है और हम बात किसकी कर रहे हैं? लड़कों की कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंत में देख के पूछ लेंगे कौन। अंत में लिखा है कमरे में थे, आप पूछेंगे कौन कमरे में था? ये लड़के। मिल गया दोस्तों, मिल गया। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बाकी सब दाहिने से बाएं की ओर। तो चलिए आपको दाहिना बायां देखना है। तो दाहिने पे आपने देखा, आपके दाहिने हाथ पे कौन है? थे। तो आपको थे की अंग्रेजी लिख देने हैं। अब इसको लिख दिया आपने, ये खत्म हो गया दोस्तों। अब जो बचा, अब यहाँ दाहिने बाएं देखिए। तो ये दाहिना, ये बायां। अब दाहिने पे क्या लिखा है दोस्तों? में। तो अब आ गई में की अंग्रेजी। अब क्या बचा दोस्तों? इस कमरे। अब इस कमरे में, इस कमरे को क्या लिखेंगे दोस्तों? इस कमरे की इंग्लिश लिखेंगे। यानी सबसे पहले ये लड़के, फिर थे की अंग्रेजी, फिर में की अंग्रेजी और फिर इस कमरे की अंग्रेजी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये लड़के, तो ये की अंग्रेजी दोस्तों होती है दीज। ये की अंग्रेजी दोस्तों दीज। लड़के की अंग्रेजी दोस्तों बॉयज। दीज बॉयज, दीज बॉयज। लास्ट में आपने देखा थे, तो थे की इंग्लिश क्या हुई दोस्तों? वर। दीज बॉयज वर, दीज बॉयज वर। अब में की इंग्लिश दोस्तों क्या होगी? इन। तो हो गया दोस्तों दीज बॉयज वर इन। कहां थे? इस कमरे में। अब इस कमरे की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों होती है दिस और कमरे को दोस्तों कहते हैं रूम। तो दीज बॉयज वर इन दिस रूम। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया दोस्तों। अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये बात चल रहा होगा कि सर यहां पर जब इस कमरा लिखा था तो आपने कमरे की इंग्लिश दाहिने बाएं नहीं लिखी, इसे दाहिने और इसे बाएं नहीं लिखा, ऐसा क्यों किया? तो चलिए इसके लिए फिर मैं एक रूल बताऊंगा आपको। इसका रूल कहता है दोस्तों कि जब भी बात किसी नाउन की हो, नाउन की वीडियो में जल्दी ही देने वाला हूं दोस्तों, कल या परसों में आपको नाउन की वीडियो मिल जाएगी। जब भी बात किसी नाउन की हो, मैंने नाउन के बारे में अपने आर्टिकल में थोड़ा बहुत बताया है और मैंने बताया है नाउन में कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम दोस्तों नाउन कहा जाता है। तो जब भी बात किसी नाउन की हो तो याद रखें, नाउन अपने आप में कभी भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसके बारे में अगर कोई बात दी है और आप उसे भी नहीं बता देते। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं अक्सर ऐसा एग्जाम्पल देता रहता हूं। मैंने कहा आपसे कि आप सड़क पर से एक राहुल नाम के व्यक्ति को बुला लाइए। तो अब अगर आप सड़क पर जाओगे तो आपको पता है कि राहुल कौन है? नहीं। आपको ढेर सारे व्यक्ति वहां दिखाई देंगे, तो आपको वहां राहुल नहीं मिलने वाला। तो अब आप राहुल को कैसे ढूंढोगे भाई? तो मैंने आपको बताया कि आप सड़क पर जाओगे, एक बूढ़े से लंबे से व्यक्ति होंगे जिनका नाम राहुल होगा, आप उन्हें बुला लाइए। तो आपने पहले राहुल ढूंढा या सड़क पर जाने के बाद आपने पहले बूढ़ा और लंबा ढूंढा? तो दोस्तों यकीनन सड़क पर जाकर आप ढूंढेंगे कि बूढ़ा और लंबा व्यक्ति कौन दिख रहा है, तब आप उससे पूछेंगे कि क्या आप राहुल हैं?
श्रीमान क्या आपका नाम राहुल है? यानी जब भी मैं आपसे ऐसा कुछ भी बात कहूंगा दोस्तों, तो आप हमेशा पहले गुण को देखते हैं, बाद में नाम को ढूंढते हैं। मैं आपको कुछ पैसे दूं और मैं आपसे कहूं कि बाजार से मेरे लिए कुछ लाल फूल लेकर आ जाइए, तो दोस्तों आप फूल बाद में ढूंढेंगे, पहले लाल ढूंढेंगे। पहले लाल होना चाहिए, तभी वो फूल आपको चाहिए, क्योंकि आपको फूल नहीं ढूंढना है। जैसे ही फूल पर आपकी निगाह पड़ेगी, आप लाल रंग ढूंढना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों पहले लाल, बाद में फूल। मैंने कहा आज रात मैंने अपने घर के बाहर एक लंबा सा काला सा सांप देखा। तो दोस्तों सांप तो बहुत सारे दुनिया में हैं, लेकिन मैंने जिस सांप को देखा था उसके बारे में मैंने क्या बताया कि वो लंबा और काला था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम हिंदी में भी बात करते हैं तो पहले गुणों को बताते हैं, फिर नाम को बताते हैं। वैसे ही दोस्तों इंग्लिश में किसी भी नाउन के पहले गुण लिखा जाता है और बाद में दोस्तों उसका नाम लिखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब भी किसी नाम की बात होगी, याद रखें दोस्तों, उसका गुण पहले लिखा जाता है और उसके नाम को दोस्तों हम बाद में लिखते हैं। तो याद रखें दोस्तों, गुण जो है वो पहले और नाम जो है वो बाद में। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, गुण पहले और नाम बाद में, क्योंकि किसी भी नाम को आप तभी पहचान पाते हैं जब आपको उसका गुण पता हो। जैसे मैंने आपसे कहा कमरे में से मेरी मोबाइल ले आई, अब कमरे में 3-4 मोबाइल रखे हो तो आपके मोबाइल को कैसे पहचानेंगे? तो मैंने कहा कमरे में मेरी मोबाइल लेते आइए जिसका बैक कवर ब्लैक कलर का है। तो आप पहले मोबाइल नहीं, पहले ब्लैक कलर की कवर ढूंढेंगे और उसी मोबाइल को आप बाहर लेकर आएंगे दोस्तों। तो याद रखें, पहले गुण और बाद में नाम। तो इस वाक्य में भी कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा ये लड़के इस कमरे में थे, तो कमरे की पहचान बाद में है, पहले किसकी पहचान है? इस कमरे की। मतलब कमरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लड़के कहाँ थे? इस कमरे में। तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये गुण का काम कर रहा है, और कमरे को बाद में लिखेंगे दोस्तों। ऐसा जब भी कोई नाउन मिलेगा और उसके पहले गुण दिया होगा तो पहले गुण लिखते हैं और बाद में दोस्तों नाम को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह गरीब आदमी बहुत बीमार था। तो हमने कहा वह गरीब आदमी बहुत बीमार था। अब सेंटेंस दोस्तों ये बड़ा लग रहा होगा, चलिए सरल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दोस्तों किसके बारे में बात की? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो जरा अपने सेंटेंस में देखकर आप बताइए किसकी बात हो रही है। मैंने कहा वह गरीब आदमी बहुत बीमार था, तो बात किसकी हो रही है? वह गरीब आदमी की बात हो रही है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट दोस्तों, और जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसे सबसे पहले लिखा जाता है। तो पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कौन है? वह गरीब आदमी। दूसरी बात दोस्तों हमने क्या कहा? जो बचा वो दाहिने से बाएं। अच्छा, दूसरा तरीका ही मैंने बताया था कि आप अंत में देखते पूछ लो कौन। आप अंत में देखोगे तो लिखा है बीमार था, पूछो कौन बीमार था? वह गरीब आदमी। तो जैसे ही आपने बोला दोस्तों वह गरीब आदमी, ये आपके सामने सब्जेक्ट मिल गया। अब जो बचा दोस्तों वो क्या हो गया? दाहिने से बाएं की ओर हो गया दोस्तों। तो राइट साइड पे आप देखोगे क्या दिख रहा है? था। और फिर क्या दिखा? बहुत बीमार। अब आप कहेंगे सर यहां दाहिने बाएं नहीं किया आपने। मैं भी तुरंत बताया हूं, बीमार एक नाम है, बीमार एक नाम है, और उसके बारे में क्या बताया है? बहुत बीमार। तो बहुत बीमार है, तो ये बहुत उसका गुण हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया नाउन। कहीं कहीं बीमार एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये वेरी वहां पे एडवर्ब का काम करता है। तो फिलहाल तो जब बहुत बीमार की बात की तो ये हो गया दोस्तों बाएं साइड और ये हो गया दाहिने साइड। अब इसकी ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वह गरीब आदमी, तो दोस्तों वह की अंग्रेजी क्या हुई? दैट। वह की अंग्रेजी दोस्तों दैट। अब आपके मन में तुरंत आया सर दैट क्यों लिख दिया? आदमी के लिए तो हम लोग ही लगाते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल ही लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? जब हमें पता ना हो कि वो आदमी है या नहीं है। जैसे मैंने कहा वह मेरा दोस्त है। मैंने क्या बोला दोस्तों? वह मेरा दोस्त है। अब यहां जरा समझिएगा, मैंने कहा कि वह मेरा दोस्त है। अब इस वह की अंग्रेजी अगर हमने ही लिख दी तो पता चल गया कि जो दोस्त है वो क्या है? लड़का है। और अगर इसी की अंग्रेजी हमने सी लिख दी दोस्तों तो पता चल गया कि ये वह कौन है? लड़की है। तो लड़का बताने के लिए हमने इस वह की अंग्रेजी ही लिख दिया।
लड़की बताने के लिए हमने सी लिख दिया, लेकिन यहाँ तो हमें पहले से पता है कि वह गरीब आदमी, तो आदमी तो पता ही है, यहाँ आपको ही सी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप क्या करोगे, दैट। दैट क्यों लगा दिया, क्योंकि दैट और दिस दोस्तों इशारा करता है। क्या करता है दोस्तों, इशारा। जैसे देखिए ये दिस है, तो दिस में दोस्तों होता है यह, और ये क्या करेगा, इशारा करेगा। किसकी ओर इशारा करेगा, पास की चीजों की ओर। और यहाँ पे दोस्तों दैट है, दैट मीन्स दोस्तों होता है वह, ये भी इशारा करेगा। कहाँ इशारा करेगा, ये इशारा करेगा दोस्तों दूर की वस्तु की ओर। तो यहाँ पे जब हमने कहा वह गरीब आदमी, तो हमने इशारा किया उस आदमी की ओर कि वह गरीब आदमी, तो हमने बोला दैट। तो दोस्तों पहले हो गया दैट। अब गरीब है, गरीब यानी दोस्तों पुअर, तो दैट पुअर आदमी, आदमी दोस्तों क्या कहेंगे, मैन, तो दैट पुअर मैन। ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में दोस्तों बात किसकी हो रही है, आदमी की हो रही है। आदमी क्या है, कि नाउन है, और नाउन के ठीक पहले क्या लिखना है, गुण। गुण क्या है, कि वो गरीब है, और गरीब की दूसरी पहचान क्या है, कि वह है जिसको हमने इशारा किया। तो दैट पुअर मैन। अब आप देखोगे अंतिम में देखा आपने राइट साइड में अपने, तो आपने जब दाहिने साइड देखा तो क्या देखा, आपके दाहिने साइड था कि इंग्लिश दोस्तों वाज। दैट पुअर मैन वाज। और क्या है, बहुत बीमार, तो बीमार का गुण है बहुत, तो पहले दोस्तों बहुत की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, वेरी। और बीमार की अंग्रेजी दोस्तों सिक या इल। तो दैट पुअर मैन वाज वेरी सिक या इल, यानी वह गरीब आदमी बहुत बीमार है। ये दोस्तों बात समझ में आ रही है आपको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मैं कल तुम्हारे साथ नहीं था। अब दोस्तों मैंने कहा मैं कल तुम्हारे साथ नहीं था, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं था, ये हो गया दोस्तों हमारे पास सेंटेंस। चलिए अपने रूल की बात करते हैं हम। सर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, मैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, अंत में देखो पूछ लो कौन साथ नहीं था, मैं। तो किसी भी तरीके से दोस्तों ढूंढेंगे, आपको सब्जेक्ट कौन मिलेगा, मैं। ये दोस्तों हो गया आपका सब्जेक्ट। और जैसे ही दोस्तों आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब आपको सब दाहिने से बाएं लिखना है। तो देखिए दोस्तों दाहिने पे क्या दिखा, था। उसके बाद दोस्तों बाएं उसके क्या दिखा, नहीं। फिर दोस्तों क्या दिखा, साथ। फिर दोस्तों क्या दिखा, तुम्हारे। फिर क्या दिखा दोस्तों, कल। सब दाहिने से बाएं आपने लिखा दोस्तों, कुछ नया नियम नहीं लिखा मैंने। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी दोस्तों क्या हो गई, आई। ओके दोस्तों, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अब आपने अंत में देखा था, तो था की इंग्लिश क्या हुई दोस्तों, वाज। आई वाज। अब आपने देखा नहीं, तो नहीं की इंग्लिश क्या हुई दोस्तों, नॉट। फिर आपको दोस्तों क्या दिखा, साथ। साथ की इंग्लिश क्या हुई दोस्तों, विथ। फिर दोस्तों दिखा तुम्हारे। तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हुई दोस्तों, यू। फिर क्या बचा दोस्तों, कल। अब बीते हुए कल को दोस्तों यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मैं कल तुम्हारे साथ नहीं था, तो ये बीता हुआ कल है, इसलिए यहाँ यस्टरडे होगा। तो आई वॉज नॉट विथ यू यस्टरडे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर तुम्हारे की अंग्रेजी आपने यू लिख दी, तुम्हारे की अंग्रेजी तो योर होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों, लेकिन समझिए तुम्हारे की अंग्रेजी तब योर होती है जब तुम्हारे के साथ में कोई शब्द जुड़ा हो और तुम्हारे शब्द इशारा कर रहा हो। यहां बात तुम्हारे की नहीं हो रही है, बात किसी और चीज की हो रही हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कहा तुम्हारा भाई, मैंने कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मेरे कलम चुराकर भाग गया। मैंने कहा दोस्तों तुम्हारा भाई मेरी कलम चुराकर भाग गया, तो जरा हमें बताइए चुराया कौन, भाई चुराया कि तुमने चुराया। तो दोस्तों आप बोलेंगे चुराया तो भाई ने है,
तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इशारा है, मैं लिंक कर रहा हूं कि वो भाई तुम्हारा है, लेकिन तुमने काम नहीं किया, काम कौन कर रहा है, भाई कर रहा है। तो ये तुम्हारा शब्द क्या था दोस्तों, ये इशारा कर रहा था। तो यहाँ पे ये तुम्हारा शब्द इशारा का काम कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, इसे कहते हैं पॉसेसिव, अधिकार दिखा रहा है। ऐसे नाउन के लिए योर लगा देते हैं। इसे मैं आपको प्रोनाउन के समय पढ़ाऊंगा दोस्तों कि कौन पॉसेसिव है कौन रिलेटिव है। प्रोनाउन की वीडियोस में आपको दूंगा तो उसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये इशारा का काम कर रहा है, इसलिए तुम्हारा की अंग्रेजी यहाँ पर दोस्तों योर होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं तुम्हारे साथ नहीं था, यहाँ कोई और नहीं है, तुम हो, और चूंकि तुम हो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मतलब तुम मेरे साथ नहीं थे, तो तुम की बात हो रही, तो तुम की अंग्रेजी दोस्तों यू होती है। यहां मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। लेकिन अगर आप तुम्हारा के साथ किसी नाम को जोड़ दोगे तो बात किसी और की हो रही है, तुम्हारा तो केवल एक लिंक है। तो जब लिंक की बात होगी, इशारे की बात होगी, तो वहां पे योर बनेगा दोस्तों। वैसे ही हिज बनता है, हर बनता है, देयर बनता है, आवर बनता है, कब, जब इशारे की बात होगी। लेकिन जब उस खुद की बात होगी तो वहां पर दोस्तों सब्जेक्ट बनता है, जैसे यू, मी। क्लियर दोस्तों, चलिए। तो आई वॉज नॉट विथ यू यस्टरडे, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सेंटेंस हमारे पास बन रहे हैं, इनमें अब ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ये कैसे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इसमें कि मैं कुछ थोड़े टफ सेंटेंस आपको बताता हूं। चलिए, अभी तो ये सरल सरल वाक्य चल रहे थे, अब ऐसे सेंटेंस बताता हूं जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th या उससे बढ़ करके आगे कंपटीशन वगैरह में लोगों को जानकारी चाहिए होती है। क्या क्या सेंटेंस, सर ये तो अपने सरल सरल बता दिया, थोड़े कठिन बताइए ना जो चीजें समझ में आए हमारे। चलिए अब उन सेंटेंस की हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा, इसे मैं दोस्तों इरेज कर रहा हूं। हमारे पास सेंटेंस है, अब यही सेंटेंस थोड़े से कठिन हो जाते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अब ये कठिन नहीं है, यहाँ पे हमें वर्ड कठिन मिलने लगे, शब्द कठिन मिलने लगे, और हमें लगा अरे बाप रे इतने कठिन सेंटेंस। नहीं दोस्तों, ये कठिन नहीं है। चलिए जरा चीजों को इजी करते हैं। अनुशासन जीवन का सार है, तो कौन जीवन का सार है, अनुशासन। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों, हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। दूसरे तरीका हमने क्या कहा, जिसके बारे में बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने अनुशासन को लिख लिया। अरे सर अनुशासन को लिख लिया, आप क्या करें, अरे वही करो, राइट टू लेफ्ट, सब दाहिने से बाएं। देखो ना कितनी आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देखिए कितनी आसानी से इसकी इंग्लिश बनेगी। सबसे पहले बात होगी अनुशासन की। तो अनुशासन को दोस्तों कहते हैं डिसिप्लिन। अनुशासन को दोस्तों क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ये हमने लिख दिया अनुशासन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अब दाहिने से बाएं, तो हमने देखा है की इंग्लिश दोस्तों इज। फिर देखो हमने क्या लिखा, सार। सार क्या होता है दोस्तों, सार मतलब जीवन के एक प्रकार का हेल्पफुल, एक प्रकार की समरी, एक प्रकार का सपोर्टिव, जिसे हम कहते हैं इसेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसेंस। तो डिसिप्लिन इज द एसेंस। अब का की इंग्लिश दोस्तों क्या होगी, ऑफ, और जीवन की इंग्लिश दोस्तों क्या हुई, लाइफ। तो डिसिप्लिन इज एसेंस ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन ही जीवन का सार है। सॉरी दोस्तों, यहां पर डिसिप्लिन की स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो गई। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज एसेंस ऑफ लाइफ। अब यहां पे हो गया अनुशासन जीवन का सार है। अब ऐसे देखिए सेंटेंसेस हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस किसी भी तरीके के हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि आप सिस्टम से काम करेंगे। जैसे हिंदी में हम चीजों को लिखते चले जाते हैं बाएं से दाएं की ओर, वैसे ही इंग्लिश में सब्जेक्ट ढूंढकर चलेंगे हम दाहिने से बाएं की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे पिताजी अभी बाजार में हैं। मेरे पिताजी अभी बाजार में हैं। तो अब मेरे पिताजी अभी बाजार में है, तो बात किसकी हो रही दोस्तों? अंत में देख के पूछे कौन कौन बाजार में है? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी यानी दोस्तों माय फादर। माय फादर आपने से लिख लिया। अब दोस्तों जो बचा वो दाहिने से बाएं, तो राइट पे क्या है दोस्तों? हैं। माय फादर इज मे की इंग्लिश दोस्तों इन। कहां पे हैं? द मार्केट। माय फादर इज इन द मार्केट। कब हैं? अभी यानी नाउ। अभी मेरे पिताजी बाजार में हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्या आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस थोड़ा भी कठिन लगा? याद रखें दोस्तों, ये लास्ट वाले जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये तब तक टेंस में नहीं जाते, अर्थात तब तक हम टेंस की हेल्पिंग और ढूंढने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है जब तक हमारे वाक्य में कोई काम न हो रहा हो। याद रखें, मैंने कहा काम न हो रहा हो। मैंने मॉडल भी आपको पढ़ाया है, तो मैंने बताया है मॉडल में काम दिखता है लेकिन वो काम होता नहीं है, और जब तक काम नहीं हो रहा है तब तक आप उसे इस वाक्य से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमने कहा उसे बाजार जाना है। हमने कहा दोस्तों उसे बाजार जाना है। यहां मैंने आपके सामने एक सेंटेंस में वर्ब ले आया जाना। हमने कहा उसे बाजार जाना है। तो अब थोड़ा सा ये देखिए हमने टफ किया आपके लिए, लेकिन ये टफ है नहीं। टफ कठिन लगेगा, टफ लगेगा आपको, सोचेंगे कि टेंस में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए आसानी से समझाता हूं मैं इसे। उसे बाजार जाना है तो आपको पूछना है अंत में देखकर कौन कौन बाजार जाएगा भाई? कौन बाजार जाएगा? तो उसे जाना है। अब आप सोचेंगे सर उसे की अंग्रेजी क्या होगी? तो उसे का मतलब या तो ये लड़का होगा या तो ये लड़की होगी। अब सेंटेंस में कहा उसे बाजार जाना है, ये क्लियरिटी नहीं है कि है कौन। तो अगर ऐसा क्लैरिटी नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे प्रधानता हमेशा दी जाती है, महत्व हमेशा दिया जाता है मैस्कुलिन जेंडर को, जहां पे हम प्रयोग करते हैं ही का। तो दोस्तों उसे को क्या मान लेंगे? हम ही मान लेंगे। अब चाहे आप ही मान सकते थे या तो आप सी मान सकते थे, मान कोई भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही को ज्यादा प्रधानता दी जाती है पुल्लिंग जेंडर को। तो आपने पहले लिख दिया दोस्तों ही। अब दोस्तों उसे बाजार जाना है, जाना काम तो है, लेकिन क्या वाक्य में काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाना है तो क्या वो बाजार गया? नहीं। जाएगा? ये भी तय नहीं है। जाना है, काम नहीं हो रहा। और जब तक काम नहीं हो रहा है दोस्तों आप टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बाहर हैं। मतलब आपको टेंस में खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या लगा दूं, जो लास्ट में लिखा हुआ है बस उसी को आप लगा दो दोस्तों। तो आपके वाक्य में क्या लिखा हुआ है लिखा है दोस्तों, और इस है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। ही इज। ठीक है दोस्तों, ही इज। और फिर मैंने क्या था, अब दाहिने से बाएं चलेंगे। अब लिखा है जाना। क्या लिखा है दोस्तों? जाना। और जाना के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर किसी काम में ना शब्द दोस्तों लगा हुआ है तो याद रखें, अगर किसी काम में ना शब्द लगा है तो इसे आप इन्फिनेटिव के रूल से बनाते हैं। यानी इस ना की अंग्रेजी पहले आप लिखते हैं टू, और फिर जो भी काम हो रहा है इसकी अंग्रेजी लिखते हैं दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को याद रखें, मैंने बार बार कहा है दाहिने से बाएं। तो ये जो ना है ये दाहिने साइड है और काम बाएं साइड है। तो इस ना की अंग्रेजी पहले टू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों पहले हमने इस ना की इंग्लिश लिख दी, और ना की इंग्लिश दोस्तों क्या है? टू। अब इस जाना को क्या कहेंगे दोस्तों? गो। तो ही इज टू गो। कहां जाना है? बाजार जाना है। बाजार के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे? टू मार्केट। ही इज टू गो टू मार्केट। उसे बाजार जाना है। ही इज टू गो टू मार्केट। अब आप कहेंगे सर ये टू कहां से ले आए आप? तो याद रखें दोस्तों, कहीं से आना और कहीं जाना, जब दिशा दी हुई हो, कहीं से आने और कहीं पे जाने के लिए अगर दिशा दी हुई हो तो कहीं भी जाने के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। मुझे दिल्ली जाना है तो आप कहेंगे आई हैव टू या आई एम टू गो टू दिल्ली।
तो आपने टू दिल्ली क्यों बोला? क्योंकि वहां पर दिशा दिख रही है, दिल्ली की दिशा है वो। अगर आपने कहना है कि मुझे मंदिर जाना है तो आई एम टू गो टू टेम्पल, तो आपने फिर गो के बाद टू लगाया, क्योंकि वो टू क्या दिखा रहा है दोस्तों? डायरेक्शन दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है। लेकिन अगर दिशा ना दिखाई दे, जैसे आप कहोगे मुझे बाहर जाना है, तो आप कहोगे आई एम टू गो आउटसाइड। यहां आपने टू नहीं बोला, क्यों? क्योंकि बाहर तो कोई भी दिशा हो सकती है और वहां पे किसी भी दिशा न दिखने की परिस्थिति में टू का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टू का प्रयोग किया गया, क्योंकि मार्केट यानी बाजार किसी दिशा में जरूर होगा और उस दिशा के लिए यहाँ गो के बाद किसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? टू का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, अब वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, मैं इसके दूसरे पार्ट को जल्द ही आपको दूंगा। आज या कल में फिर से वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसकी पार्ट 2, जिसमें मैं इसी के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अन्य की बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं मॉडल एक्सोलरी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। तो इन वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और कोशिश करें कि इन सेंटेंस की मदद से आप लोग वाक्यों को बनाना शुरू करें। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो भी हैं और उनके अलावा जो भी मेरे दोस्त ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करें। अब मैं आपको अगली वीडियोस में जल्द ही, कल मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वगैरह के बारे में सेंटेंस देना शुरू करूंगा। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के प्रकार के बारे में सब मैं जल्दी दूंगा। चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को देखें, समझे, बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।